हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके टॉपिक डिमांड में था, एंटोनियो ग्राम्सी के पॉलिटिकल थॉट को। तो एंटोनियो ग्राम्सी के पॉलिटिकल थॉट पर एक वीडियो आप लोग डिमांड कर रहे थे, जिस पर आज मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो ग्राम्सी है उसको कार्ल मार्क्स और लेनिन के साथ कनेक्ट करके पढ़ें, जिससे कि आपको जो इनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो बेटर हो पाएगी। इसके आप ग्राम्सी के थॉट तो हम पढ़ेंगे ही, बट आप इसके साथ साथ में ना मार्क्सिस्ट थॉट जो हैं, जो कार्ल मार्क्स के थॉट हैं, जो लेनिन के थॉट हैं, उनकी भी क्लैरिटी आपको यहाँ पर होगी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पहले आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। दिस वुड बी पार्ट 1, जिस पर हम बेसिक पॉलिटिकल थॉट को हम डिस्कस करेंगे एंटोनियो ग्राम्सी के, और हम इसे कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे किसके साथ में, कार्ल मार्क्स के साथ में और लेनिन के साथ में। गेटिंग इट? बाकी के हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में ऐसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो ग्राम्सी हैं वो एक मार्क्सिस्ट फिलोसोफर हैं या मार्क्सिस्ट थिंकर हैं जो इटली से बिलोंग करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जो ग्राम्सी हैं वो अपने मार्क्सिस्ट थॉट पे कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इटली की जो सिचुएशन थी। जैसे कि लेनिन ने रसिया के हिसाब से मार्क्सिस्ट थॉट को अपना मॉडिफाई किया था। फिर आपने माओ के पॉलिटिकल थॉट को पढ़ा है, जहाँ पर माओ ने चाइना की जो सिचुएशन थी, इंडिजिनस सिचुएशन, वहाँ की सिचुएशन के आधार पर मार्क्सिस्ट थॉट पे कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, कुछ करेक्शन किए थे। अब हम पढ़ रहे हैं ग्राम्सी को, जहाँ पर ये देखेंगे कि ग्राम्सी ने इटली की सिचुएशन जो थी, एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। किसमें? जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थॉट था उस पर। ओके, तो ग्राम्सी क्या थे? एक इटालियन मार्क्सिस्ट फिलोसोफर हैं। ओके, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक रही है, जो एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है आपसे, द प्रिजन नोटबुक। ओके, जिसको इन्होंने जेल में रहते हुए लिखा था। और इन्हें जो फासिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे उस दौरान इन्हें जेल भेजा गया था, अपने मार्क्सिस्ट थॉट को लेकर, जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ को ये प्रमोट कर रहे थे, राइट। तो उन्हें जेल भेजा गया और उसी जेल में रहते हुए इन्होंने द प्रिजन नोटबुक लिखी थी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। ग्राम्सी को ग्रेटेस्ट ऑफ द वेस्टर्न मार्क्सिस्ट कंसीडर किया जाता है। ओके, और जो ग्राम्सी के आइडियाज़ हैं, जो ग्राम्सी का टाइम पीरियड था, उन्होंने देखा था कि कैसे फासिज्म इटली में ग्रो कर रहा है। ओके, तो आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे ग्राम्सी बोलते हैं कि जो मार्क्स की प्रेडिक्शंस हैं वो क्यों नहीं ट्रू हो रही हैं। मार्क्स ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि जो एडवांस इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, जो सोसाइटीज़ हैं या कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, तो जब कैपिटलिज्म अपने पीक पर पहुंचेगा तो ये अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग क्लास कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ रिवॉल्यूशन करेगी ड्यू टू देयर एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो उन्हें रियलाइज़ होगा और वो कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ रिवॉल्यूशन करेंगे, क्रांति करेंगे और उसे उखाड़ फेंकेंगे। बट देखा गया कि जो ये मार्क्स की प्रेडिक्शन थी कि कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा, कम्युनिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा, ये तो ट्रू ही नहीं हो रहा है। सेम यही कंसर्न था लेनिन के साथ में। लेनिन हमने पढ़ा हुआ है, इसकी वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। लेनिन का भी यही मानना था कि जो मार्क्स की प्रेडिक्शंस थी सही नहीं हो रही थी। तो लेनिन ने क्या एनालिसिस निकाली कि अभी जो कैपिटलिज्म है वो इम्पीरियलिज्म में बदल गया है। 20th सेंचुरी की सिचुएशन चेंज हो गई है, इसलिए नहीं सही हो रहा है। जो ग्राम्सी हैं वो कहते हैं कि मार्क्स की प्रेडिक्शन क्यों नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थॉट है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और हमें इन प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा, रिमूव करना होगा। कई सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे, जैसे कि हम हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अभी देखेंगे। तो एक बेसिक आइडिया लगा कि जो ग्राम्सी थे वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे और ग्राम्सी का मेजर कंसर्न क्या था कि जो मार्क्स की प्रेडिक्शन है वो सही नहीं हो रही थी, ट्रू नहीं हो रही थी,
और ये ग्रामसी के लिए एक कंसर्न का विषय था और इसी पे अपनी मार्क्सिस्ट थॉट पे कुछ चेंजेस करेंगे ताकि उसे रेलेवेंट बनाया जा सके। थोड़ा और हम बेसिक आइडिया लेते हैं ग्रामसी के जो पॉलिटिकल थॉट है उसको किसके साथ कनेक्ट करके, कार्ल मार्क्स के साथ में और लेनिन के साथ में। तो ग्रामसी कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल जो डोमिनेंस है कैपिटलिज्म का, दिस इज़ द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से यूरोप में कैपिटलिज्म अभी भी अपनी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाए हुआ है, राइट। जबकि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि आइडियोलॉजी कुछ नहीं होता है, दिस इज़ अ फॉल्स कॉन्शियसनेस। कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया था। कार्ल मार्क्स ने पूरा फोकस कहाँ पर किया था, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। और इसी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को ग्रामसी रिजेक्ट करेंगे। ग्रामसी कहते हैं कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मतलब सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स के एनालिसिस से काम नहीं चलेगा। जो कैपिटलिज्म अभी भी सरवाइव कर रहा है, इसके लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं। ग्रामसी कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस मेजर रीज़न है जिसकी वजह से यूरोप में कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस बना हुआ है। कैपिटलिज्म की जो रूट्स हैं अभी भी स्ट्रॉन्ग है और ये कोलैप्स नहीं हो रहा है। मेन रीज़न क्या है, आपका आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, जिसको वो बाद में हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देंगे, राइट। अभी हम हेजेमनी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रामसी कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, सिविल सोसाइटीज़ अब क्या है, ये वो सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, राइट, या चर्च हो गया, कॉलेज हो गए, प्रेस, मीडिया हो गई, ये सारे क्या है, दे आर द पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। और ये सिविल सोसाइटी मतलब जो मीडिया, प्रेस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये सर्टेन काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं। और ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ डोमिनेंट क्लास, जिसे हम कह रहे हैं कैपिटलिस्ट क्लास। तो ये एक सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ को या थॉट प्रोसेस को या आप वैल्यूज़ कह लें, बिलीफ कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे, आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे आ जाएंगे। और इस आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो सर्टेन वैल्यूज़, बिलीफ, थॉट प्रोसेस है, वे ऑफ लाइफ है, इसको प्रमोट किया जाता है इन सिविल सोसाइटीज़ के द्वारा। और सिविल सोसाइटीज़ क्या हैं, ये हमने यहाँ पर देख लिया। जिसकी अब इस आइडियोलॉजिकल कंट्रोल की वजह से ही जो यूरोप में कैपिटलिज्म अभी तक अपनी जड़ें जमाया हुआ है, मतलब अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखा है। और यही कारण है कि जो मार्क्स ने प्रेडिक्शन किए थे वो रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि मार्क्स ने क्या कहा था कि इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से कैपिटलिज्म सस्टेन कर रहा है। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को चेंज कर देंगे, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको चेंज कर देंगे, तो अपने आप जो कैपिटलिज्म है वो कोलैप्स हो जाएगा और कम्युनिज्म एस्टैब्लिश हो जाएगा। गेटिंग इट? तो आप जब आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल होती है लेनिन की लीडरशिप पे, उसके बाद से यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि कम्युनिज्म के आइडियाज़ धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे थे। और जब कम्युनिज्म के आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ थी, जो इंडस्ट्रियल स्टेट थे, उन्हें डर था कि कहीं कम्युनिस्ट वैल्यूज़ ना फैल जाएं। और जैसा मार्क्स ने कहा था, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो कैपिटलिज्म के फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सो फासिज्म को ग्रामसी एक फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म कंसीडर करते हैं। ग्रामसी कहते हैं कि जो फासिज्म है, दिस इज़ अ अदर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि जब कैपिटलिस्ट फेल हो रहे थे कंट्रोल करने में स्टेट को विद द हेल्प ऑफ कंसेंट, तो इन्होंने क्या यूज़ किया, फोर्स का यूज़ किया। इसका सिंपल सा मीनिंग मैं समझाती हूँ। ग्रामसी कहता है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, यहाँ पर जो स्टेट है पहले तो है कोशिश करता है जो जनता है, जो पीपल्स हैं, उन पर कंट्रोल करने की, किससे, कंसेंट की हेल्प से।
अब ये कंसेंट कैसे आता है? जब ये सिविल सोसाइटीज़ पर्टिकुलर वैल्यूज़ लाइफ को प्रमोट करते हैं तो एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है, एक कल्चर डेवलप हो जाता है, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है, तो वो उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो पहले कंसेंट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये कैपिटलिस्ट इस कंसेंट के थ्रू कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट इनके पास हथियार क्या होता है? इनका जो कोहर्सिव फोर्स है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेट क्या यूज़ करता है? फोर्स। और यही सेम चीज़ ग्रामसी के अकॉर्डिंग देखने को मिला था फासिज्म में, राइट? तो जब तक कंसेंट के थ्रू कंट्रोल कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो वो क्या था? कैपिटलिज्म था। जब फोर्स का इस्तेमाल करने लग गए तो वो क्या बन गया? फासिज्म बन गया। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो ये हम फासिज्म और कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामसी ने फासिज्म को बहुत ही क्लोज ऑब्जर्व किया था, विटनेस किया था। मुसोलिनी के कॉन्टेम्पररी थे ग्रामसी, और जो इनके कम्युनिस्ट आइडियाज़ थे उसी की वजह से फासिज्म का जो फासिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उन लोगों ने इन्हें जेल भेजा था, राइट? तो ग्रामसी यही कह रहे थे कि भाई ये फासिज्म जो है ना, ये ऐसा कुछ आइसोलेशन में आइडियोलॉजी नहीं आई है, ये कैपिटलिज्म का ही एक फॉर्म है। हाँ, बस यहाँ पर क्या फासिज्म में यूज़ हो रहा है? फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? ताकि पीपल्स को सप्रेस किया जा सके, उन पर रूल किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, राइट? तो ये एक नया फॉर्म आपको देखने को मिलेगा एडवांस सोसाइटीज़ में। अब थोड़ा सा इसको हम लेनिन के साथ कनेक्ट करें, शायद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसी चीज़ की। तो देखो, हमने जब लेनिन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था लेनिन में? कि जो कैपिटलिज्म है ये इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि कैपिटलिज्म अब इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा हम लोग इसे बहुत ही सिंपल टर्म में चलते हैं। लेनिन कह रहे थे कि जो कैपिटलिज्म है ये अभी भी अपनी जड़ें जमाया हुआ है एडवांस सोसाइटीज़ में या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, क्योंकि कैपिटलिज्म का फॉर्म अब चेंज हो गया है 20वीं सेंचुरी में। अब ये इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गया है। तो इंपीरियलिज्म क्या था? कैपिटलिज्म का वर्ल्ड सिस्टम। कैपिटलिज्म आपका नेशनल लेवल पे हो गया और यही इंपीरियलिज्म आपका ग्लोबल लेवल पे सिस्टम हो गया। एक्सप्लॉइटेशन अभी भी दोनों में ही चल रहा है। कैपिटलिज्म में नेशनल लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इंपीरियलिज्म में ग्लोबल लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बनाई थी और इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, राइट? तो इंपीरियलिज्म में जो कैपिटलिज्म है वो और स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है लेनिन महोदय के अकॉर्डिंग? तो इंपीरियलिज्म में क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो बुर्जुआ क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, उसका प्रॉफिट और बढ़ता है। क्योंकि पहले वो एक कंट्री में, जैसे मान लीजिए ब्रिटिशर्स की हम बात करें, तो वो सिर्फ ब्रिटेन से ही सरप्लस वैल्यू कमा रहे थे। अब ब्रिटिशर्स की बहुत सारी कॉलोनी है, एशियन कॉलोनीज़, जैसे इंडिया हो गया, मान लीजिए पाकिस्तान अभी इंडिया का ही पार्ट था, या फॉर एग्जांपल अफ्रीकन नेशंस हो गए, तो उन कंट्रीज़ से भी वो अब सरप्लस क्रिएट कर रहे हैं और उस सरप्लस को ड्रेन ऑफ वेल्थ की प्रोसेस के थ्रू ब्रिटेन पे ले जा रहे हैं। तो अब कैपिटलिस्ट क्लास के पास जो पैसे हैं, जो वेल्थ है, वो बहुत ही ह्यूज है। उसमें से कुछ मात्रा, कुछ पार्ट वो यूज़ कर रहे हैं अपने नेशन में, मतलब ब्रिटेन के वर्कर्स की सिचुएशन को इम्प्रूव करने में। और इस तरीके से वहाँ के वर्किंग क्लास की सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है इन द नेम ऑफ वेलफेयर। तो क्या है, वहाँ के वर्कर्स कभी अब रिवॉल्ट नहीं करेंगे। ये थ्योरी किसकी थी? लेनिन की। ओके, तो इस तरीके से लेनिन ये मान रहे थे कि भाई क्रांति होगी, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी क्रांति होगी। कब? जब ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। मान लीजिए कॉलोनियल कंट्रीज़ ने फ्रीडम पा ली या कॉलोनियल कंट्रीज़ के रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, तो फिर ये जो इम्पीरियल पावर है ये वापस अपने घर लौटेंगे, मतलब अपने नेशन में लौटेंगे, अपनी कंट्री पे लौटेंगे और वहाँ पर अपने जो प्रोलिटरेट क्लास है, जो आपकी वर्किंग क्लास है, उसका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे।
तो वहाँ पर क्रांति आएगी, ये लेनिन का मानना था कि रिवॉल्यूशन इन यूरोपियन नेशंस ये इनवेटेबल है। ग्राम्सी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 की इसलिए सक्सेसफुल रही है क्योंकि जो रसिया है वो एडवांस या इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं थी। रसिया में क्या है, स्टेट और सिविल सोसाइटीज़ के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं है। सिविल सोसाइटीज़ का कंसेप्ट रसिया में अभी उतना क्लैरिटी या स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है, जबकि जो यूरोपियन नेशंस हैं, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, जो एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर सिविल सोसाइटीज़ और स्टेट के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शंस है। और जो कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी है, अब हमने देखा था सिविल सोसाइटीज़ में क्या होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, राइट, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये एक सर्टेन तरीके का कल्चर प्रमोट करते हैं और जो कॉमन पीपल्स हैं उनमें कंसेंट को जनरेट करते हैं और इस तरीके से रूल करते हैं उन लोगों पर, राइट। तो ग्राम्सी कहते हैं कि यूरोपियन नेशंस पे भी क्रांति नहीं आएगी जैसा कि लेनिन कह रहे हैं या कार्ल मार्क्स ने कहा था, क्योंकि यूरोपियन नेशन में सिविल सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लोगों ने पूछा कि भाई ग्राम्सी महोदय फिर बताइए कि हम यूरोपियन नेशन में क्रांति कैसे लाएंगे, हम कैसे वहाँ पे कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसके लिए ग्राम्सी फिर अपने थॉट्स देंगे कि किस तरीके से आप काउंटर हेजेमनी डेवलप करो। एक मतलब जो अपनी जो वर्कर क्लास है वो अपनी सिविल सोसाइटीज़ को डेवलप करे, उस सिविल सोसाइटीज़ में जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको बनाए और इस तरीके से हम यहाँ पर क्रांति ला सकते हैं। मतलब हमें मेंटल रिवॉल्यूशन करनी होगी, सिविल सोसाइटीज़ अपनी डेवलप करनी होगी, जो कम्युनिस्ट जो वैल्यूज़ हैं, जो कम्युनिस्ट कल्चर है उसको प्रमोट करे और कंसेंट क्रिएट करे कम्युनिज्म के लिए। गेटिंग इट? तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। फर्दर और बात करें स्टेट के बारे में भी तो थोड़ा ग्राम्सी यहाँ पर जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो स्टेट है दिस इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राइट। स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्मी, पुलिस, और ये क्या है, रेप्रेसिव एजेंसीज़ हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। ग्राम्सी ने कहा है कि नहीं, ये सारे करेक्शंस हम देख रहे हैं कि जो मार्क्सिज्म में किया है ग्राम्सी के द्वारा। ग्राम्सी कह रहे हैं कि स्टेट ना सिर्फ रिप्रेसिव या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, जो स्टेट है ये एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडिया को या आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि स्टेट का कंट्रोल होता है मीडिया पे, प्रेस पे, स्कूल पे, यूनिवर्सिटीज़ पे, और इन सारे सिविल सोसाइटीज़ को इस्तेमाल किया जाता है स्टेट के द्वारा सर्टेन टाइप ऑफ आइडियाज़ एंड नॉर्म्स को शेप करने पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटलिस्ट क्लास या जो डोमिनेंट क्लास है उसकी वैल्यूज़ को, राइट, किसके द्वारा ये जो कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, इनको शेप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मीडिया, प्रेस, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, जो स्टेट के कंट्रोल पे हैं। ग्राम्सी ये कह रहे हैं। तो एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी स्टेट काम कर रहा है। दूसरा, स्टेट से भलाई का भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही कर रहा है जैसा कार्ल मार्क्स कह रहे थे। सो देयर आर सम वेलफेयर मेजर्स जिसे हम अफर्मेटिव एक्शंस बोलते हैं, जिन्हें स्टेट ने अडॉप्ट किया है। जैसे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जो हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो अब जो स्टेट है वो स्टेट नहीं रहा, ये एक वेलफेयर स्टेट बन गया है, और इन द नेम ऑफ वेलफेयर स्टेट को सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम बनाए जाते हैं, राइट, जो उस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम के द्वारा कुछ सर्टेन सेक्शंस को बेनिफिट पहुंचाए जाते हैं, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, और उन बेनिफिट्स की वजह से वो सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल्स स्टेट को सपोर्ट करते हैं,
और इस तरीके से स्टेट को लेजिटिमेसी मिलती है, स्टेट को सपोर्ट मिलता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेसी में कहेंगे भाई हमें भी जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, तो पार्टिसिपेशन का अधिकार है। जब वोट इंडिया में फॉर एग्जांपल, हम इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में क्या कहते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो कुछ ऐसे सर्टेन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बना देते हैं वेलफेयर के नाम पे कि हम सर्टेन टाइप्स ऑफ पीपल्स या सर्टेन कैटेगरी ऑफ द पीपल्स को हम क्या कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फ्री एजुकेशन, राइट, हम फीमेल्स को फ्री एजुकेशंस दे रहे हैं ताकि फीमेल्स के वोट्स हमें मिल सकें। तो फीमेल को जब फ्री एजुकेशन मिल रही है, एडवांटेज मिल रही है, तो वो क्या करेंगी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे ना। वो कहेंगे कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रही है। तो इस तरीके से वो उनका सपोर्ट मिल जाएगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को क्या मिला, उनको उनका कंसेंट मिल गया ना। इस तरीके से जो स्टेट है वो कंसेंट को मैन्युफैक्चर करता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट। सिंपल सी बात है, आप इंडिया में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम बनाई गई, राइट, और उसको मीडिया प्रेस इनके द्वारा खूब प्रमोट किया गया। एक रिपोर्ट में बोला गया कि बहुत सारा जो फंड था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का, वो इसके एडवर्टीज़मेंट में खर्च हुआ है, कैंपेन में खर्च हुआ है। तो इससे क्या हुआ, ये समाज में फैलाया गया ना कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और फीमेल के लिए काम कर रही है। तो जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जो फीमेल पॉपुलेशन है, वो हैप्पी होगी ना कि हमारे बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा है, और अपना कंसेंट देगी, गवर्नमेंट को सपोर्ट देगी, चाहे वो वोट देकर दे, चाहे वो एडमायर करके दें, और इस तरीके से स्टेट लेजिटिमेट बनता है। तो ग्राम्सी कहते हैं कि जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, ऐसा नहीं है। स्टेट कई सारे और भी डायमेंशन है स्टेट की। स्टेट एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कुछ वेलफेयर मेजर्स लेता है। और जब वेलफेयर हो रहा है तो यहाँ पर स्टेट नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड एन एजेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो यहाँ पर फिर वही चीज़ आ जाएगी कि जो वर्कर्स हैं वो क्यों क्रांति करेंगे, क्यों रिवॉल्यूशन करेंगे, उनका तो बेनिफिट हो रहा है, उनको एडवांटेज मिल रहा है। थोड़ा सा और अगर हम डिस्कस करें ग्राम्सी, तो ग्राम्सी ये जान रहे थे कि जो मार्क्सिज्म है उसको ज़रूरत है मॉडर्न टाइम के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने पे। जैसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अगर अपने आप को रेलेवेंट बनाना है। अगर हमें कार्ल मार्क्स के प्रेडिक्शंस को ट्रू करने हैं तो हमें ज़रूरी है कि जो मॉडर्न टाइम के चैलेंजेस हैं, जो चेंजेस हैं, उनको हमें एडॉप्ट करना होगा मार्क्सिज्म में। ओके, जैसे कि लेनिन ने भी चेंजेस 20th सेंचुरी के चेंजेस को एक्सेप्ट किया था और मार्क्सिज्म में इंक्लूड किया था इम्पीरियलिज्म का कंसेप्ट। तो ग्राम्सी कहते हैं कि हमें सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट, हमें आइडियोलॉजी का रोल, ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करने होंगे मार्क्सिज्म में, तभी हम मार्क्सिज्म को रेलेवेंट बना सकते हैं। ओके, सो हमें ये हो गया आपका। देन ग्राम्सी इस तरीके से न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल का एक फाउंडेशन रखते हैं जिसमें वो सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट को इंक्लूड करते हैं। और कहीं ना कहीं जो मार्क्स का इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म था, जो कार्ल मार्क्स का मेन फोकस कहाँ था, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, उसको रिजेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने अभी पढ़ा है ग्राम्सी के पॉलिटिकल आइडियाज़ को कि वो मार्क्स और लेनिन से कैसे डिफरेंट थे, उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं इस फ्लो चार्ट के आधार पर। यहीं पर हम लोग एंड करेंगे आज के इस पार्ट 1 को। सो समराइज करते हैं। सो ग्राम्सी क्या कह रहे हैं कि जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसमें कल्चरल एस्पेक्ट या सोशल एस्पेक्ट भी इंक्लूड करना होगा, जबकि कार्ल मार्क्स जो ट्रेडिशनल जो मार्क्सिज्म था, जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, उसमें क्या था, सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन थी या इकोनॉमिक फैक्टर्स का एनालिसिस किया गया था। कार्ल मार्क्स के थॉट पे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं था।
जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म है उसमें वो सिर्फ किस पे बेस्ड था, इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। तो ग्राम्सी ने कुल मिल बहुत सारे चेंजेस किए थे जिसमें कल्चरल एंड सोशल डायमेंशन को शामिल किया था। थोड़ा सा अगर हम बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को देखें जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर जो बेसिक था मार्क्सिस्ट थॉट का, तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहे थे कि जो बेस है वो डिसाइड करता है कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। और बेस क्या था अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। इकोनॉमिक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो इकोनॉमिक फैक्टर है, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करेगा कि सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती थी, स्टेट आ गया आपका, लिटरेचर आ गया आपका, रिलीजन आ गया आपका, राइट, ये सारी चीज़ें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए। तो कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि अगर आपको सुपर स्ट्रक्चर चेंज करना है, मान लीजिए स्टेट के कंसेप्ट को चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको बेस चेंज करना होगा, हमें मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना होगा। तो अभी कैपिटलिस्ट सिस्टम में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप है मींस ऑफ प्रोडक्शन की, राइट। तो अभी हमें इसे चेंज करके क्या करना होगा, कॉमन ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन, जो किस सिस्टम में होगी, आपके कम्युनिज्म में। तो कैपिटलिज्म की जगह हमें कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करना होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं। और इस तरीके से जब हमने मोड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दिया, कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश कर दिया, तो हमारा सुपर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। जो स्टेट है वो क्या हो जाएगा, अब एक्सप्लॉइटेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। जो स्टेट है वो क्लासलेस सोसाइटी होगी, यहाँ पे क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्लास स्ट्रगल नहीं होगा। गेटिंग इट? इस पूरे कंसेप्ट को बोला जाता है मार्क्सिज्म में इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म। कुल मिलाकर कि इकोनॉमिक फैक्टर्स पे इतना ज़्यादा फोकस किया था कार्ल मार्क्स ने कि इसके अलावा कोई और चीज़ उसे नज़र ही नहीं आ रही थी। इसी चीज़ को चेंज किया जाता है किसके द्वारा, ग्राम्सी के द्वारा। ग्राम्सी कहते हैं कि 3 स्टेजेस हैं इंटीग्रल स्टेट के। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो होता है, स्टेट भी होता है, सिविल सोसाइटीज़ भी होता है, राइट। तो जो सुपर स्ट्रक्चर में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपका, एक सिविल सोसाइटी और जो स्टेट, जिसे वो पॉलिटिकल सोसाइटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी। तो ये सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टेट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही, इकोनॉमिक फैक्टर्स ही डिटरमाइन कर रहे हैं कि सिविल सोसाइटी या स्टेट कैसे होंगे। सुपर स्ट्रक्चर में ये सिविल सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री को शेप करने पे। गेटिंग इट? तो ये कुछ थॉट था जिसमें हमने डिस्कस किया ग्राम्सी के कुछ बेसिक थॉट्स, जिससे कि अब आप बेटर समझ पाओगे कि इंटीग्रल स्टेट क्या है, सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है, हेजेमनी का कंसेप्ट क्या है, या इंटेलेक्चुअल, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, इसका क्या कंसेप्ट है। अगर आज की वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से सुना है और समझा है सारे कंसेप्ट को, तो बाकी के जो थोड़े कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हैं वो आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको नहीं समझ में आई है तो इसे रिपीट करके देख लेना, ताकि हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको इजी बना सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज़ द पार्ट 1। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल स्टेट, इसके बाद से सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट, रिलेटिव ऑटोनॉमी का कंसेप्ट, हेजेमनी एंड द स्ट्रैटेजी ऑफ रेवोल्यूशन जो ग्राम्सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। मैं आज ही नहीं डिस्कस करूँगी, अदरवाइज सारा आपके सर के ऊपर से जाएगा। तो समझ में आ गया कि किस तरीके से एंटोनियो ग्राम्सी ने इटली की जो सिचुएशन चेंज हो चुकी थी मॉडर्न टाइम पे, उसके आधार पर जो मार्क्सिज्म है उसमें कुछ चेंजेस करने की बात करते हैं। और जो सिचुएशन थी कि किस तरीके से स्टेट ने अब अपना पॉजिटिव रोल अडॉप्ट कर लिया, वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर ली, और इस तरीके से सिविल सोसाइटी का वो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कंसेंट को क्रिएट करने पे और रूल कर रहे हैं। और इस तरीके से कैपिटलिज्म की जो जड़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं
यूरोपियन नेशंस पे और वहाँ पर क्रांति नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से मार्क्स की प्रेडिक्शंस ट्रू नहीं हो रही हैं। अगर हमें मार्क्स की प्रेडिक्शंस को एग्जीक्यूट करना है, ट्रू बनाना है, तो हमें कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थॉट में, इन्हें करेक्ट करना होगा, रिव्यू करना होगा, और इस तरीके से हम कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शंस को ट्रू कर सकते हैं। गेटिंग इट? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा एंटोनियो ग्राम्सी का पार्ट 2 होने वाला है। ओके,